अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। अच्छा, आज 2-3 ख़बरें हैं जी जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो लंदन की अदालत से फ़ैसला आया है, वो नासिर भट्ट साहब जो थे उनको आपको याद होगा कि उन्होंने जज अरशद मलिक, वही जज अरशद मलिक जिन्होंने अल अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फ़ैसला दिया था। एफजेड कंपनी में उन्होंने उनको क्लियर कर दिया था और अल अज़ीज़िया में उन्होंने कहा था कि जी करप्शन हुई है। ऐसा मतलब करप्शन ऐसा उस तरह नहीं, मतलब आमदन से ज़्यादा असासे थे। जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल थी वो हुसैन नवाज की और हसन नवाज के बारे में थी कि उनकी है। हुसैन नवाज जो थे उनकी एफजेड कंपनी थी और हसन नवाज की वो जो थी अल अज़ीज़िया थी सऊदी अरब के अंदर स्टील में। तो वो जो तफ्तीशी अफसर था उसने कहा भी था कि जी नवाज शरीफ के बच्चे उनके ज़र कफ़ालत नहीं थे। उस वक्त भी उनके बच्चे 23 साल 27 साल उम्र थी और उनके बच्चे उनके ज़र कफ़ालत नहीं थे। कहीं से साबित नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने उनको बिजनेस के लिए पैसे दिए, कहीं से साबित नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने उनको मशीनरी मंगा के दी और किसी मुआहदे में नवाज शरीफ का नाम नहीं और ना ही ये है कि नवाज शरीफ इसके कोई शेयर होल्डर है। लेकिन चूंकि सजा देनी थी तो फिर आप जो उससे मर्जी सबूत सामने लेके आए जाए तो वो फिर माने तो नहीं जाते हैं। तो जो जज अरशद मलिक थे वो नासिर भट्ट के फ्रेंड थे और उनके ज़मीर पे बड़ा बोझ था। उनकी कोई नाजेबा वीडियो थी, आपने पिछले दिनों काफ़ी वीडियोस देखी हुई थी जी। यही वीडियोस बना के इन जजों को, सियासतदानों को, सहाफ़ियों को कंट्रोल किया जाता है। तो वो वीडियो दिखा के उनको कहा गया कि जी आपने ये फैसला देना है नवाज शरीफ के खिलाफ, क्योंकि ज़ाहिर एक प्रोजेक्ट था ना कि इमरान खान को लाना है और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना है। तो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किस तरह से करना है, वो सारा पानामा से जो बहाना शुरू हुआ था तो वो उनको मौका मिलता गया। वो ना मिलता तो कुछ और मिल जाता, लेकिन होना तो ये सब कुछ था। मतलब वो अल अज़ीज़िया के तो वो जो उन्होंने बताया कि ये केस में ये खामियां हैं, अगर आप अपील में जाएंगे तो आप इसकी बुनियाद के ऊपर केस जीत सकते हैं। तो मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने वो वीडियोस चला दी। तो निजी चैनल समा जो था उसने उस वक्त, आपको पता है कि जो उनके हेड थे और जो अब शायद हम टीवी में चले गए, बड़े एंटी नवाज थे, वो बहुत इमरान खान के वो जियाले थे, अभी तक हैं। तो उन्होंने जी प्रोपेगेंडा शुरू करवा दिया समा के ऊपर कि ये ब्लैकमेल किया नासिर भट्ट ने और उनको थ्रेट किया है। उसके बाद जो है ये वीडियो बनाई गई है। तो नासिर भट्ट तो चले गए लंदन की अदालत में, वहां पे जाके उन्होंने कहा जी मेरी किरदार कशी हो रही है। लंदन की अदालत में जो बाकी जो चैनल्स थे उन्होंने कहा कि जी हम तो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की माफी की, उन्होंने कहा हमने लड़ना है। अच्छा, ये अपनी प्ली लेके गए कि जी अल अज़ीज़िया केस है, उसमें नवाज शरीफ को करप्शन पे सजा हुई थी, नवाज शरीफ करप्ट था, तो ये कैसे जज ये बात कह सकता है, ये इन्होंने ब्लैकमेल किया, ब्ला 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 ब्ला। जज ने कोई बात नहीं इनकी मानी। जज को उन्होंने कहा, नासिर भट्ट ने, कि मैं तो शुरू दिन से समझता था कि मियां नवाज शरीफ बेगुनाह है। अगर मैं जज को बताता तो क्या वो वीडियो बनाने देते, तो मैंने वो वीडियो बनाई। लंदन की अदालत ने कहा बिल्कुल ठीक है। अल अज़ीज़िया के ऊपर भी उन्होंने करप्शन के नहीं उनके जवाबात माने, मैंने उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह ही देते रहेंगे तो आप पे और मजीद जुर्माना होगा। तो जी $35,000 नासिर भट्ट ने जीते। उन्होंने पहले भी बड़े पाउंड जीते हैं, पहले भी बड़े पाउंड जीते हैं। हमने कहा नासिर भट्ट ने तो सही दिहाड़ी लगाई हुई है वहाँ पे जी। इसाकडार भी जीते हैं, नवाज शरीफ भी जीते हैं, जियो भी जीता है। यानी कि पाकिस्तान का निज़ाम है जहाँ पे ये केसेस सारे चल रहे हैं, उनका कोई इंसाफ नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे उन्होंने इंसाफ ले लिया है। तो यानी कि वहाँ पे उनके जो केसेस थे उनके ऊपर उनको रिलीफ मिल गया है। तो नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर है कि अल अज़ीज़िया के अंदर जो करप्शन ये सारा कुछ जो था वो उस अदालत ने नहीं माना। और अरशद मलिक तो पहले ही कह चुके थे, देखें ये सारा जब पानामा स्टार्ट हुआ तो उसी वक्त लोगों को पता था ड्रामा था। अभी पानामा का दोबारा से केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया है तो तारिक मसूद ने कहा है कि जी जमात इस्लामी से कि आपने उस वक्त क्यों नहीं बोले, उस वक्त बाकी लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही खानदान को टारगेट करना था, तो वाकई एक ही खानदान को टारगेट करना था और तो कोई मकसद था ही नहीं। मकसद यही था कि नवाज शरीफ साहब को किसी तरह से हटा दिया जाए, ताहियात नाअहल कर दिया जाए। अब ये उनके लिए एक रिलीफ है कि ये जो उनके खिलाफ किरदार कशी होते रहे, पलंदे लहराते रहे, डॉक्यूमेंट्स दिखाते रहे, वहाँ पे नहीं मानेंगे। और ये वही अदालत है जी जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि लंदन में इंसाफ होता है। जी लंदन का निज़ाम इंसाफ की वो मिसालें देते रहते तो वहीं से जी उनको तो इंसाफ मिल रहे हैं। इनके दौर के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी इन्होंने कैंपेन चलाई थी जो अखबार में, तो फिर उस अखबार को भी माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने उस सहाफ़ी को भी निकाल दिया था बाहर। तो यहाँ से भी जनाब ये केस का इस तरह से फैसला आ गया है। ताहियात नाअहली के ऊपर भी प्रोग्रेस हो रही है। सेनेट ने तो आज इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, उसके अंदर 2 तरमीम है। एक तो उन्होंने ये किया कि जी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है
इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है इलेक्शन शेड्यूल में रद्दोबदल करने का। दूसरा उन्होंने किया कि 61(1)(f) के तहत जहां पे आइन में सजा का मुद्दत तयन नहीं होगी वहां पे 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं होगी। होना भी यही चाहिए भाई, बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर आपने एक बंदे की पूरी सियासत खत्म कर दी है। आपने आवाम से ये हक ही छीन लिया कि क्या वो उसको मुजरिम मानता है कि नहीं मानता। आपने ताहियात नाअहल कर दी कि जी आप सारी जिंदगी सियासत में हिस्सा नहीं लेते। कहाँ पे होता है? सिर्फ पाकिस्तान में होता है। मतलब आप कोई जुर्म तो हो ना, कोई जुर्म हो कि जिसमें आप एक रिसीवेबल ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अंदर आपने एक रिसीवेबल की नई डेफिनेशन निकाली और उसकी बुनियाद के अंदर आपने उनकी सियासत को ख़त्म कर दिया। तो आज जब जनरल कौंसिल के इलेक्शन भी हुए हैं उसके अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि वो बिला मुकाबला सदम होते हुए मरियम नवाज बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कहा कि ये मेरे पास अमानत है नवाज शरीफ की और मुझ पर इलेक्शन कमीशन का प्रेशर था तो हमें ये करवाना पड़ा, लेकिन जब नवाज शरीफ आएंगे मैं पग उतार के उनके सर पे रखूंगा और ये पार्टी उन्हीं की है। जहां जब भी नवाज का नाम होगा उन्हीं का नाम आएगा और जब वो आएंगे तो वो चौथी दफ़ा भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। और ये भी सुन रहे कि जो नवाज लीग ने कहा जब तक नवाज शरीफ नहीं आएंगे कोई इलेक्शन नहीं होगा। सही बात भी, अभी वो आए, वो आके कैंपेन चलाएं, अपने मुकदमात का सामना करें और वैसे भी जस्टिस बंदयाल के होते हुए तो शायद ये इलेक्शन में जाएंगे भी नहीं। तो देखें कि नवाज शरीफ साहब कब आते हैं और उसके बाद वो आके अपने केसेस को कैसे लड़ते हैं। तो उनका हक है पूरा। मरियम नवाज जो जीती हैं, आप देख लें, मरियम नवाज जब जीती हैं वो जजमेंट आप पढ़ें, उनसे पूछते रहे जी आपने आमदन जो असासे हैं उनको कैसे आपने उनका अंदाज़ा लगाया, तो उन्होंने कहा जी गूगल से। बिल्कुल, तो वो गूगल से जो अंदाजे लगवाते रहे हैं उसी की बुनियाद पर उन्होंने कहा जी इतने आमदन इतने सासे। और फिर अल अजीज़िया में भी वो कहते रहे कि जी 80% प्रॉफिट मिला, हालांकि वो जितना वो था 19% था और वो भी उस वक्त नवाज शरीफ ने कहा था कि चूंकि मैं कारोबार कोई नहीं करता, मैंने 1997 से कारोबार से निकल गया हुआ हूँ और मेरी कोई और जरिया आमदन नहीं है, तो मैं सियासत करता हूँ तो मेरे बेटे मुझे सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर है अपनी सियासी पार्टी चलानी है तो आपको सियासत चलाने के लिए, घर चलाने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। तो उन्होंने कहा था मेरे बेटे कारोबार करते हो, मेरे बेटे मुझे पैसे दे रहे हैं। तो जो प्रॉफिट का भी अगर कहते हैं ना 19% तकरीबन वो आया था, वो भी उनका ये था कि मेरे बेटे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सियासत करने के लिए क्योंकि मेरा कोई कारोबार नहीं, कोई जरिया आमदन नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात को मानी नहीं गई। हालांकि हमारे पाकिस्तान में तो ये आम प्रैक्टिस है भाई, जब बाप ना कमा रहा हो तो उसको बेटे बुढ़ापे में सपोर्ट करते हैं, बेटे ही उसको देते हैं। लेकिन हमने नवाज शरीफ के मामले में ये बात नहीं मानी है। अगर मरियम नवाज ट्रस्टी थी एवन फील्ड की तो हमें उस पर इतराज़ था, लेकिन बुशरा बीबी अगर कादर की ट्रस्टी बन जाते तो वो सब कुछ जायज़ है। वज़ीर आज़म होते हुए वो लेके ज़मीन और बीवी को ट्रस्टी बना दे तो वो सब कुछ जायज़ है। तो मसला वही आ जाता है कि निशाना थे, उनको हटाना था और वो जिस भोंडे तरीके से हटाया गया वो सब ने देख लिया। फिर एक चीज़ और है कि जी आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि साडा बड़ी मेहनत से काम करें, पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने की कोशिश करें। जो उन पर तनकीद करता है, जिनको इतराज़, उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। तो मेरा हमें इनडायरेक्टली शायद हाकान अब्बासी को और मुफ्ती इस्माइल को सुनाया गया है क्योंकि मुफ्ती इस्माइल ही सबसे ज़्यादा आके तनकीद करें, बजट के ऊपर भी की, दूसरी चीज़ों के ऊपर भी की है। इसहाक डार साहब ने कल पेट्रोल की कीमतें तो बरकरार रखी हैं। उन्होंने कहा 30 जून के बाद कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, वो खुशखबरी क्या होगी ये देखते हैं। IMF के तो नखरी नहीं ख़त्म हो रहे और यहाँ पे चीन ने $1 अरब जो है पाकिस्तान को दे दिया। स्टेट बैंक का आया था, वो आ गया, वो कह रहे थे कि जी वो कमर्शियल कर्जा था जो उनको दिया गया तो उन्होंने वापस पाकिस्तान को कर दिया। तो चीन से ही कर्जा वापस जाता है, चीन से ही कर्जा हमें वापस मिल रहे हैं, UAE सऊदी अरब रोल ओवर कर रहा है और कोई से कोई कर्जा इस मुल्क के अंदर आया नहीं है। तो कुछ बैरूनी अदायगियाँ हुई, कुछ रोल ओवर किया गया है। अब आइंदा साल में भी काफ़ी ज़्यादा बैरूनी अदायगियाँ करनी है, देखना है कि कैसे सब कुछ चलेगा। IMF की समझ नहीं आ रही कि IMF पाकिस्तान से चाहता क्या है और क्यों इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहा है। तकरीबन सियासी हो चुका हुआ। जो इसहाक डार कह रहे हैं कि 30 साल से में कभी ऐसा नहीं देखा कैसे डील किया गया। और 9वें जायजे के अंदर तो बजट कहीं पे शामिल ही नहीं था। अब उनको बजट पे इतराज़ हो रहा है तो वही बात है ना कि आटा गूंदी हिल्दी क्यों में। तो सारा मसला ये है कि उन्होंने देना कुछ नहीं है तो वो आप पे इतराज़ात लगाते जाएंगे, कभी कोई इतराज़ लगा देंगे, कभी कोई इतराज़ लगा देंगे। देखें जी उन्होंने तो अपने मुल्क के अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ देना है, वो सब देते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा इकॉनमी का बनाना चाहिए कि IMF के जंगल से निकलें और हम सोवरन पावर बने और मुल्क के हालात भी बेहतर हों। तो अल्लाह करे कि जी कुछ हालात बेहतर हों। मैं तो आपसे कल भी जब ये बात करी थी इकॉनमी की कि लोग परेशान हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने तो आज खुल के इसहाक डार का साथ दे दिया है और कह दिया है कि जी वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं
जिनको वो नहीं पसंद, जो उन पे तनकीद करते हैं, वो पार्टी छोड़ के चले जाएं। तो देखते हैं फिर आने वाले दिनों में कौन कौन पार्टी छोड़ता है। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।